तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी और सुनसान मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से, जो कि लगभग 100 साल पुरानी थी और गवर्नमेंट अब इसे एक म्यूजियम बनाना चाहती थी। और इस काम के लिए बिल्डिंग को सफाई की जरूरत थी। गवर्नमेंट सफाई करने के लिए यहाँ पर बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाती है और उन्हें ये बिल्डिंग दिखाई जाती है। बिल्डिंग का हाल बहुत बुरा था। हर कोई कहता है कि इस बिल्डिंग को साफ करने में तकरीबन 2 हफ्ते लग जाएंगे, पर गॉर्डन ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कहता है कि मैं ये काम सिर्फ 7 दिनों में कर दूंगा। हमें पता चलता है कि गॉर्डन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसकी कंपनी भी लॉस में चल रही थी और ख़ुद उसे लंग्स और स्टमक कैंसर था। और हाल ही में उसकी एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिन सारी चीज़ों के खर्चे उसे मैनेज करने थे। काम ये नामुमकिन सा लग रहा था, इसीलिए गॉर्डन अपनी टीम के लोगों से कहता है कि अगर हमने ये काम मुकम्मल कर लिया तो मैं टीम के सभी मेंबर्स को $1,000 गिफ्ट दूंगा। खैर, काम शुरू हो जाता है। पहले ही दिन गॉर्डन को बिल्डिंग के सुनसान कॉरिडोर से गुजरते हुए अचानक अपने नाम की पुकार सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक व्हील चेयर रखी हुई थी। इसलिए गॉर्डन इस आवाज को इग्नोर कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें गॉर्डन के दूसरे साथी को दिखाया जाता है, जिसे बेसमेंट में सफाई करते हुए एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और इस टेप रिकॉर्डर में एक पेशेंट के डॉक्टर के साथ सेशंस रिकॉर्ड हुए हुए थे। इस लड़की को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, यानी वो एक ही इंसान के अंदर कई पर्सनालिटीज को जी रही थी। अब हमें दूसरे वर्कर को काम करते हुए दिखाया जाता है, जिसे सफाई के दौरान एक ईंट के पीछे से बहुत सारे सोने के जेवर और सिक्के मिलते हैं। ये जरूर हॉस्पिटल के मरीजों का ही सामान होगा। अभी के लिए वो इन सारे सिक्कों को यहीं पर छुपा देता है और रात में अकेले इन सारी चीजों को चुराने के लिए यहाँ आता है। इससे पहले कि वो सब कुछ चुरा कर यहाँ से भाग जाता, अंधेरे में उसे कोई साया दिखाई देता है, जिसका असल रूप हम भी नहीं देख पाते। जैसे ही वो आदमी उस साए की तरफ मुड़ता है, वो साया उसे लेकर एकदम से गायब हो जाता है और हमें बस उस आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती रह जाती है। और इस तरह हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हॉस्पिटल जरूर हॉन्टेड है। अगले दिन जब ये सब लोग काम पर आते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि इनका चौथा साथी काम पर नहीं आया था, जिसको रात ही हमने गायब होते देखा है। सब परेशान होकर उसे कॉल करने लग जाते हैं और जब वो कॉल भी रिसीव नहीं करता तो यहाँ उसका साथी सबको बताता है कि कल वो मुझे बता रहा था कि उसकी कोई लॉटरी निकली है और वो इन लॉटरी के पैसों से मियामी जाना चाहता है। शायद वो चला गया हो। उसकी बात मानकर सभी लोग उस गुमे हुए आदमी से ध्यान हटा देते हैं और काम पर लग जाते हैं। अब जैसे तैसे करके इस बिल्डिंग का काम तो होता ही जा रहा था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ गॉर्डन की तबीयत भी पहले से ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसकी तबीयत का चिड़चिड़ापन अब तो उसके दिमाग को भी खराब करने लगा था। यहाँ पर उसके टीम के मेंबर जो उसके दोस्त भी थे, जब उससे उसकी टेंशन की वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने गलती से अपनी वाइफ पर हाथ उठा दिया था, क्योंकि उससे मेरे हाथ पर गर्म पानी गिर गया था। मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं अपनी वाइफ से माफ़ी कैसे मांगूँ। इस बात को 2-3 दिन हो गए हैं और इतने ही दिनों से मैं घर भी नहीं गया। मैं एक चीप मोटेल में रह रहा हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि माइक, जिसे बेसमेंट में से वो रिकॉर्डर मिला था, वो उस पेशेंट की सारी रिकॉर्डिंग सुनने लगा था। रिकॉर्डिंग के जरिए उसे पता चलता है कि पहले वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके हालात नहीं उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बना दिया। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके डैड उसे का गलत यूज करते थे और इस दौरान उसकी मॉम उसके डैड को रोकती नहीं थी, बल्कि खुद काले कपड़े पहनकर ये सारा तमाशा देखती रहती थी। बच्चे के इस इंटरव्यू के मुताबिक उसके मॉम और डैड किसी कल्ट का हिस्सा थे और उन्होंने तो इस बच्ची के 8 से 16 साल की उम्र तक कई अबॉर्शंस भी करवाए हुए थे। इन सारे दुखों से अपने आप को बचाने के लिए उसके दिमाग ने उसके अंदर उसकी कई पर्सनालिटीज को जन्म दिया। पहली प्रिंसेस पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी में वो अपने आप को बहुत ही खूबसूरत शहजादी समझती थी, जिसके ऊपर एक बीस्ट जो कि उसके डैड थे वो जुल्म किया करते थे। इस जुल्म से बचने के लिए उसके अंदर फिर एक शरारती बच्चे वाली पर्सनालिटी ने जन्म लिया और जब इस बच्ची की वो वाली पर्सनालिटी हावी होती थी तब वो अपने मॉम डैड को बहुत तंग करती थी। उनके काम यानी वो रिचुअल्स वगैरह वो भी खराब कर देती थी। फिर उसके मॉम डैड उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और तब अपने बचाव के चक्कर में उसके अंदर मॉन्स्टर वाली पर्सनालिटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उसी ने साइमन रखा। इस पर्सनालिटी के दौरान वो बच्ची अपने आप को काफ़ी ताकतवर महसूस करती थी और उसी हालत में उसने बहुत ही भयानक काम भी किए हुए थे और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर जानना चाहते थे। इसीलिए वो बार बार बच्चे के अंदर वाली साइमन पर्सनालिटी को जगाने की कोशिश करते थे। वो उसे कई मर्तबा साइमन कहकर पुकारते भी थे, लेकिन जब से वो बच्ची हॉस्पिटल में आई थी तब से साइमन वाली पर्सनालिटी उसके ऊपर हावी ही नहीं हुई थी, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ पर उसे कोई डर नहीं।
डॉक्टर्स और पुलिस को जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो उस बच्ची से उसी वक्त में करनी थी जब वो साइमन बने, तभी वो बच्ची सब कुछ ठीक ठीक बता पाएगी। अब ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो माइक सुन रहा होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस बच्ची ने साइमन बनकर किया क्या होगा। इतना तो उसे अंदाजा था कि जो भी किया होगा गलत ही किया होगा। खैर अब माइक साथ साथ काम भी कर रहा था और इसके बाद जब ब्रेक होती है तो माइक इस बच्ची के बारे में सारी बातें अपने कलीग्स को भी बताता है। यहाँ माइक का दूसरा साथी जो कि रिकॉर्ड रूम की सफाई कर रहा था वो कहता है, मुझे भी ये हॉस्पिटल बहुत ही अजीब लगता है। तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सी ऐसी फाइल्स भी हैं जिनमें लोगों को ज्यादा मसले थे भी नहीं, लेकिन वो फिर भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर्स ने हल्के फुल्के डिप्रेशन और भूलने की आदत में भी लोगों को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। ये सुनकर सबको अजीब लगता है और माइक कहता है, जरूर इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई खिचड़ी तो पकती ही रही होगी। इसी दौरान बातें करते हुए ये लोग गॉर्डन के बारे में भी बात करने लग जाते हैं और अब इन सबको लग रहा था कि गॉर्डन जरूर पागल हो गया है। वह अजीबोगरीब बातों पर इन लोगों से बहस कर रहा था। इसीलिए ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद वो गॉर्डन के साथ कोई काम नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि दूर बैठा ये गॉर्डन सारी बातें सुन रहा था और अब उसके दिल में इन लोगों के लिए भी गुस्सा पलने लग जाता है। खैर दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। काम खत्म करने के लिए बहुत कम दिन रह जाते हैं पर काम इन लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा होता। हम देखते हैं कि रात होने पर गॉर्डन अपनी गाड़ी में इसी मेंटल हॉस्पिटल के सामने ही सो जाता है, लेकिन आधी रात गुजरने पर उसे बहुत ही भयानक ख्वाब आने लगते हैं। वो अपने आप को हैजमेट सूट पहने उस हॉस्पिटल के अंदर दिखता है और उसका हैजमेट सूट पूरा का पूरा खून से लथपथ था। उसे इस टाइम अपनी वाइफ के विहंस आ रहे थे, तब के जब उसकी वाइफ उससे नाराज थी। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उठकर अजीबोगरीब अंदाज में उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और इस टाइम हमें साफ ये पता चल रहा था कि वो किसी के पोजेशन में है। सुबह होने पर जब बाकी दोनों वर्कर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें गॉर्डन भी यहाँ नहीं मिलता। अब माइक अपने साथी से कहता है कि इस तरह तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें पेमेंट मिलेगी। गॉर्डन को तो छोड़ो, वो तो पागल है, हमें खुद ही दूसरे वर्कर्स को बुला लेना चाहिए ताकि वक्त पर काम तो पूरा हो। ये गॉर्डन के बारे में ऊटपटांग की बातें कर रहे थे और ये जानते नहीं थे कि गॉर्डन पास ही खड़ा ये सारी बातें सुन रहा है। फिर अगले ही सेकंड अब गॉर्डन इनके सामने भी आ जाता है और ऐसे ही एक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो इन सबको लंच लाने को कहता है और ये लोग टॉस करने लग जाते हैं कि लंच लेकर कौन आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनका तीसरा साथी जो कि गॉर्डन का नेफ्यू भी है, वो जब ऊपर मोटर चलाने के लिए गया था तब उसे वहां पर वो वाला वर्कर नजर आया जिसे हमने पिछले ही दिनों गायब होते देखा था और इस टाइम वो उन्हीं कपड़ों में था जो कपड़े वो रात में पहन कर आया था। पर देखने पर अब उसकी हालत काफी अजीब थी और वो बोल भी नहीं रहा था। इसलिए गॉर्डन का नेफ्यू सबको जब वहां पर लेकर जाता है तो ये लोग देखते हैं कि अब वहां पर वो गायब हुआ हुआ आदमी नहीं था बल्कि वहां एक कॉइन पड़ा हुआ था। अब माइक ये देखकर अपने साथी को डांटने लग जाता है कि तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन गॉर्डन को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत है और वो उल्टा माइक पर ही शक करने लग जाता है क्योंकि पिछले ही दिनों माइक ने अपने भाई के काम के लिए गॉर्डन से बात की थी। गॉर्डन कहता है कि तुमने ही मुझे बताया था कि वो आदमी मियामी गया है और फिर तुम ही ने अपने भाई के लिए मुझसे बात की, क्या पता तुम ही तो उसके गायब होने के पीछे तो नहीं हो। अब माइक का भी दिमाग खराब होने लग जाता है क्योंकि गॉर्डन बिला वजह उसके ऊपर शक कर रहा था। इन लोगों की बहस शुरू हो जाती है और इसी दौरान इन्हें ऊपर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। ये सब लोग ऊपर चेक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पहले तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर उन्हें गुम हुए आदमी का हेडफोन नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है और कुछ ही दूरी पर उसके कपड़े भी पड़े हुए थे। यहाँ वो लड़का जिसे पहले वो आदमी दिखा था, गॉर्डन उससे कहता है कि तुम नीचे बेसमेंट में जाकर चेक करो। जबकि इतने में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ का सारा माहौल ही बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। माइक को पहले ये बातें अजीब लगती हैं और फिर उसे याद आता है कि इस हॉस्पिटल के बारे में तो मशहूर था कि यह हॉस्पिटल कर्स्ड है और जो भी इसमें आता है उसकी जान चली जाती है। कहीं ये कर्ज अब उन पर भी तो नहीं आ गया, कहीं इस कर्ज का ताल्लुक इस रिकॉर्डिंग से तो नहीं है जो रिकॉर्डिंग उसे यहाँ पर मिली थी। वो अब फौरन रिकॉर्डिंग रूम में जाकर दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करता है और देखता है कि डॉक्टर अभी भी उस लड़की को साइमन बनने को कह रहे थे। माइक को लग रहा था कि इसी रिकॉर्डिंग में सारे राज छुपे हैं, इसीलिए वो गौर से सुनने लग जाता है। रिकॉर्डिंग में वो सुनता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता साइमन वाली पर्सनालिटी उसकी अपीयर भी होने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि साइमन कुछ भी बोल पाता या बता पाता, साइमन के पहले दूसरे लफ्ज के बोलने पर ही यहाँ की लाइट चली जाती है। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है और इस टाइम जो लड़का बेसमेंट में होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। वो किसी तरह भागते हुए उस बेसमेंट में से तो निकलने में कामयाब हो जाता है, पर अब उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ गॉर्डन वो अभी भी अपने गुम हुए साथी को ही ढूंढ रहा था
और वो साथ ही उसे एक कॉर्नर में बैठा हुआ मिल भी जाता है जो अजीबोगरीब तरह से हिल रहा था। और इस टाइम उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। बाहर वो लड़का जो बेसमेंट से निकल कर यहाँ आया था, वो वॉकी टॉकी से गॉर्डन को ये बताने की कोशिश करता है कि अंधेरे से वो पैनिक हो गया था और अभी वो सही सलामत बिल्डिंग से बाहर आ गया है। इससे पहले कि वो कोई और भी बात कर पाता, उसके सामने से कोई अजीब सा साया आता दिखाई देता है और अगले ही लम्हे वो भी गायब हो जाता है। और फिर अजीब ही तरीके से ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने गॉर्डन को यहाँ की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो जब इस बिल्डिंग के अंदर सफाई की सूरत हाल चेक करने के लिए आता है तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि उसके पाँव से खून टकरा रहा था। आगे बढ़कर वो देखता है कि ये खून किसी जानवर या किसी और चीज का नहीं बल्कि एक इंसान का खून था। और अंदर जाने पर उसने देखा कि जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो सभी मरे पड़े थे। यहाँ पर इस नए आदमी को सबसे पहले गायब हुए आदमी की भी डेड बॉडी एक प्लास्टिक रैप में ढकी हुई मिलती है। और जब वो उसकी ऐनक उतारता है तो देखता है कि किसी ने उसकी आंख के अंदर एक बहुत बड़ा टूल स्टैब किया हुआ था जो उसकी आंख से दिमाग में गया और उसकी मौत हो गई। अब एकदम से ये सब बदला कैसे था और यहाँ हुआ क्या था, ये जानने के लिए कहानी दोबारा एक दिन पास्ट में जाती है। हमें माइक को दिखाया जाता है जो वो सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। उस बच्चे के अंदर साइमन वाली पर्सनालिटी अब डॉक्टर को बताती है कि उस दिन जब उस बच्ची के पेरेंट्स उस बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगे थे, तब उसके डर को मारकर मैं निकला। मैं साइमन, एक मॉन्स्टर जो इस बच्चे को बचाना चाहता था, और मैंने इस बच्ची को बचाने के लिए उसके माँ बाप को मार दिया, उसके माँ बाप का बेरहमी से मर्डर कर दिया और फिर मैंने उस बच्ची को उस जहन्नुम से निकाल लिया। असल में डॉक्टर जानते थे कि इस लड़की ने ही अपने मॉम डैड का मर्डर किया था, पर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की वजह से इस लड़की को खुद भी ये बात नहीं पता थी। इसीलिए वो लोग इसकी साइमन वाली पर्सनालिटी को बार बार एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये लड़की अपने जुर्म का एतराफ़ करे। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि साइमन के एक्टिव होते ही इन्हें कितनी बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। साइमन जब एक्टिव होता है तो वह यहाँ सभी लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। रिकॉर्डिंग में हमें लोगों की मरने की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और अब जाकर ये अंदाज़ा होता है हमें कि 100 साल पहले आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल बंद क्यों हुआ था, क्योंकि सारे ही लोग साइमन के हाथों मारे गए थे। और फिर आखिर सबको बचाने के लिए पुलिस इनकाउंटर में साइमन भी मारा गया, यानी वो बच्ची भी मारी गई। और तब से उस बच्ची की सोल जिसके अंदर अभी साइमन वाली ही पर्सनालिटी थी वो इसी बिल्डिंग में रह गई और उसने इस बिल्डिंग को कर्ज कर दिया। और सबको मारने के लिए ये रूह किसी ना किसी कमज़ोर इंसान को अपना शिकार बनाती थी और इस मर्तबा उसने अपना शिकार बनाया था गॉर्डन को। जब गॉर्डन को इस हॉस्पिटल में आते ही किसी की आवाज़ सुनाई दी थी तो वो इसी बच्ची की आवाज़ थी। उसने उसी टाइम गॉर्डन को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद जब गॉर्डन अपने घर गया तब उसने अपनी वाइफ को सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा था बल्कि अपनी वाइफ और बेटी का मर्डर कर दिया था। इसी वजह से तो वो इतने दिन से घर नहीं जा रहा था। फिर उस रात जब उसका साथी यहाँ पर कॉइन्स चुराने के लिए आया तब भी गॉर्डन ही बिल्डिंग में था और गॉर्डन ने ही उसी के हाथ से एक टूल लेकर उसी की आंख में स्टैब कर कर उसे मारा था। और बाकी सब लोगों को उसने इसलिए मारा था क्योंकि ये सब लोग गॉर्डन को पागल कह रहे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम गॉर्डन को उसी कमरे में देखते हैं जिस कमरे में मूवी के स्टार्ट में उसे साइमन की आवाज़ सुनाई दी थी। वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी और सभी पिक्चर्स में उसे उन्हीं लोगों की तस्वीरें नजर आ रही थी जिनको उसने मारा था। इस टाइम वो रो रहा था, पछता रहा था। वो अब फ़ोन उठाकर फ़ोन पर अपनी वाइफ से माफ़िया मांगने लग जाता है, हालांकि वो ये भी जानता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो उसे माफ़ नहीं कर सकती। ऐसे ही वो रोता रहता है और अब हम उसे पागल हालत में देख पाते हैं और उसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।